नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अक्सर झूठे केसेस में क्या होता है कि इन केसेस के अंदर जो भी आपकी विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी है, वो अक्सर कुछ भी कहानी लेके मनगढ़ंत और पुलिस के पास चली जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का कोई सबूत तो होता नहीं है, तो फिर वो कैसे एफआईआर दर्ज कराते हैं? तो देखिए, ये सेटिंग से होता है या पैसा खर्च करके होता है, रिश्वत देकर होता है। और ऐसे टाइम पर पुलिस वाले जो हैं अपनी गलती छिपाने और रिश्वत का जो पैसा है उसको वसूलने के चक्कर में अक्सर झूठी एफआईआर लिख लेते हैं। वरना कोई आदमी अपना जो धर्म है, ड्यूटी का, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन है, वो गलत तरीके से क्यों करेगा? जब उसे पता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई फाइंडिंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबूत नहीं है, कोई किसी भी तरह की या कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों इस तरह की एफआईआर्स लिखी जा रही हैं? इसी के अंदर वो लोग बड़ी चालाकी से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि आप एजुकेटेड हो जाएं। एजुकेटेड होने के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। ये एक तरीके से अवेयरनेस के कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं रिगार्डिंग आपकी लॉ की नॉलेज के लिए। और इसमें हम जो गाइडलाइंस देते हैं उससे आपको केसेस में बहुत फ़ायदा होता है। और केसेस में फ़ायदा होने का रीज़न ये है कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है और ज़्यादातर लोग अपने केसेस सॉल्व कर चुके हैं, करने वाले हैं, और बहुत कम टाइम और पैसा लगा के। तो अगर आप भी इन लोगों की तरह इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स दीजिए और फिर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई कानूनी समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको कॉल आएगी मेरी और फिर उसके बाद आपका समाधान किया जाएगा। देखिए, अक्सर पुलिस वाले जो हैं वो आपके साथ एक गेम खेलते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसके अंदर वो अपनी मनगढ़ंत तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं। अब क्योंकि इसका फ़ायदा कैसे लिया जाता है, आप पे केस कैसे लग जाता है झूठा, ये आज आपको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर ये होता है कि पुलिस वाले आपको जानबूझकर इतना डर दिखा देते हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ जायज़ तरीके से हो रहा है, पुलिस के पास सारे राइट्स हैं, पुलिस ऐसे ही मेरे साथ जाती नहीं कर रही है, यानी कि पुलिस के पास अधिकार होगा तभी ऐसा कर रही है। पर एक गलत सोच है। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जिस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, ये तो मैंने किए ही नहीं, और आप सफाई भी दे रहे हैं, पर वो नहीं सुन रहे। थप्पड़ मार दूंगा तेरे, बैठ जा उधर साइड में जाके, क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है, तेरे से ज़्यादा जानता हूँ कानून, मुझे कानून सिखाएगा, इस तरह से डायलॉग मारते हैं। और अगर आप ज़्यादा बोलने लगते हैं तो आपकी कॉलर पकड़ के घसीट कर आपको वहाँ पर जो एक छोटा सा सेल बना होता है उसके अंदर डाल देते हैं, लॉकर में। और उसके बाद उस लॉकअप में डालने के बाद आपका घंटा 2 घंटा रख के टेंशन दी जाती है। उस टेंशन में आप घबरा कर वो बातें मानने लगते हैं जो वो करवाना चाहते हैं, और वो इलीगल होती है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो समझ लीजिए, आपके पास सबूत हैं, आप कह रहे हैं मैं वहाँ नहीं था जब क्राइम हुआ था, या फिर मेरे पास सबूत है कि ये जब क्राइम हुआ तो मैं उसका हिस्सा नहीं था या मेरे द्वारा नहीं किया गया। एविडेंसेस किसी भी तरह के हो सकते हैं और वो एविडेंस आप देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं है। भाई, पैसा मोटा खा लिया ना, तो फिर पुलिस तो आपके बारे में क्यों सोचेगी? पुलिस तो आपको फुलिश बनाने में लगी हुई है। तो इसी चक्कर में अब ये सूरत क्या बनती है? देखिए, अगर आप उस वक्त अपने फ़ोन से लेस हैं, जो कि कभी भी आपको पुलिस को नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट यानी कि जो आपकी संपत्ति अधिग्रहण यानी अतिक्रमण करने का कानून है उसके अंतर्गत आता है। आपको ज़बरदस्ती अपना फ़ोन नहीं देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। कोशिश कीजिए कि आप उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग करते रहें। जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है। अगर आपको लगता है कि सस्पिशियस इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आदेश जारी किए हुए हैं कि आप उसको एविडेंस के तौर पर बना सकते हैं और बाद में अपने साथ हुई जाति को दिखा सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर भी अगर ज़बरदस्ती आपको डरा धमका कर जो गलत इन्वेस्टिगेशन की है और आरोप जो सामने वाली पार्टी ने लगाया उसको फर्जीवाड़े में आपके ऊपर थोपा जाए, जैसे कि अक्सर मैट्रिमोनियल केसेस में ये होता है या झूठे रेप के केसेस में ये होता है कि ये कहा जाता है कि आपने रेप किया जबकि आप थे ही नहीं वहाँ पे। आप सबूत देने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं मेरी सीडीआर निकलवा लीजिए, मेरी गूगल लोकेशन चेक कर लीजिए, मगर पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। इसी के अलावा आप मान लीजिए दहेज के झूठे मुकदमे में फंस रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि मेरे घर वाले तो मेरे साथ ही नहीं रहते, या मेरी बहन जो है वो शादीशुदा है, वो 100 किलोमीटर दूर रहती है, या जो मेरा भाई है वो नौकरी की वजह से बाहर रहता है, या हम ही अलग रहते हैं पूरे परिवार से।
तो भी सुनने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि नहीं आपने क्रूरता की, और इसमें सब कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं कि आपने दहेज मांगा, आपकी बहन भी वहाँ से दहेज मांगने आती थी, आपके माताजी पिताजी ने भी दहेज मांगने के लिए खूब परेशान किया, क्रूरता दिखाई। जबकि क्रूरता जो है वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, यानी कि मेडिकली एग्जामिन होने वाली है, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो फिजिकल हो। फिर भी वो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं लगा रहे हैं, बस कहीं सुनी बातों के आधार पे कर रहे हैं और साइन करवा लिया। ये गलती आपको अंदर से एक मौन स्वीकृति दिला देती है कि आपने साइन कर दिया, अब तो आपके ऊपर केस चलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी सूरत में आप इन्वेस्टिगेशन को उसी वक्त चैलेंज कर सकते हैं। पहले एसपी ऑफिस जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुई, मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराए गए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि साइन करा लिया, इसका सबूत क्या दूँ। देखिए, पुलिस के मामले में और पब्लिक के मामले में पब्लिक का सिर्फ बोल देना ही काफ़ी है कि पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की, यानी कि आपको सबूत नहीं देना है, आपका बोल देना ही काफ़ी है। वो अलग बात है कि आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। अब इस बात की एविडेंस नहीं होनी चाहिए कि आपसे ज़बरदस्ती साइन किया, पर वो जो रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है उसके खिलाफ एविडेंस होनी चाहिए कि जैसे आपकी बीवी कह रही है कि दहेज मांगा गया, जबकि दहेज कभी मांगा ही नहीं गया, या आपकी बीवी आपको ब्लैकमेल कर रही है कि 10 लाख रुपए दो नहीं तो मैं तुम पे दहेज का केस लगाऊंगी, या फिर इस तरह का कि आपके माता पिता साथ ही नहीं रहते थे और उनको ज़बरदस्ती उस केस में फंसा लिया, या फिर आपके भाई बहन साथ नहीं रहते थे उन्हें ज़बरदस्ती केस में फंसा लिया। बहुत सारे एविडेंसेस हो सकते हैं। तो अगर उस तरह के आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं तो उस कंडीशन पर आप भिड़ सकते हैं कि मैं ये दिखा रहा था, आईओ साहब ने इनको लिया ही नहीं, पेशकश रखी नहीं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उन्होंने जबरन ये केस झूठा बनाया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि साइन आपके जो है वो उन्होंने ज़बरदस्ती कराए। अगर आपने कह दिया कि ज़बरदस्ती कराएं तो री इन्वेस्टिगेशन फिर भी हो जाएगी। आप एसपी ऑफिस जाकर इस तरह के सबूत लेकर और अपनी एक रिटन एप्लीकेशन लेके बाकायदा पर्सनली एसपी साहब से मिलिए। कई बार क्या होता है, लोग चिट्ठी पत्री से ये सब करने लगते हैं और इससे क्या होता है, कोई फ़ायदा ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कभी कोई ज़्यादा ही कोई मेहरबान इंसान हुए तो एसपी साहब ने आपको बुलवा लिया, अदरवाइज वो चिट्ठी पत्री चलती रहती है और एक टाइम के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको ये नहीं करना है, आपको यही करना है क्योंकि इसका फ़ायदा आपको कोर्ट में मिलेगा। एसपी साहब या तो उस बात पे गौर करते हैं और बुलाकर उनको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन फेयर कीजिए और आईओ चेंज कीजिए, और आईओ चेंज करने के अलावा हो सकता है अपनी तरफ से कोई दूसरे थाने के सब इंस्पेक्टर साहब को वहाँ लगा दे, वो इन्वेस्टिगेशन करें। अब क्योंकि इतने ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो वो गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर उसके अंदर आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे एविडेंसेस वहाँ लगा दिए गए तो हो सकता है कि आपकी एफआईआर खारिज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है एसपी साहब भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, पर एटलीस्ट आपने एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन देने का सबूत क्या होगा, उसकी रिसीविंग ज़रूर लेनी है आपको। आपने रिसीविंग ले ली, यानी कि आप 2 कॉपी लेके जाएंगे, एक वहाँ सबमिट करेंगे, एक पे आप रिसीविंग करा के और रजिस्टर में अपना नाम पता एड्रेस लिखवा के, और वहाँ रजिस्टर का जो रजिस्टर नंबर होता है वो अपनी एप्लीकेशन पे लगा के सिग्नेचर करा के और फिर उस पर सील लगवा कर लेकर आए। सील लगाना बहुत ज़रूरी है और डेट होनी चाहिए सेम डेट की, और रजिस्टर में आपका जो कंप्लेन नंबर है वो मैच होना चाहिए। ये सारी डिटेल लेके आपने अपने पास रख ली। अब एसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, या लिया तो आधा अधूरा से लिया जिसमें कोई संतुष्टिदायक बात नहीं थी। अब आप 167 सीआरपीसी का पूरा यूज़ करें, क्योंकि अगर ये तरीके से हुआ तो इसके अंदर जो पुलिस वाला है वो पूरा का पूरा 7 साल के लिए नप सकता है, यानी कि आईओ साहब पूरे के पूरे 7 साल के लिए नप सकते हैं। ऐसे बहुत शानदार जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, जब सही इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग लड़े हैं। और जब लड़े हैं तो आप भूल जाइए कि आपको क्वेश्चन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके 490 डे को, आपके और भी कोई 376 का केस हो, या आप पे 354 लगा दिया, कुछ भी गलत इन्वेस्टिगेशन करके आपको अगर फंसाया गया, तो आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को अगर चैलेंज करके कोर्ट में खड़े हो गए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है पुलिस वालों को। अब यहाँ पर आपने इन्वेस्टिगेशन के 167 के ऊपर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन का केस लगा दिया और उसके लिए आप लड़ने लगे और अपने सारे एविडेंसेस दिखाए कि मेरे ये सारे एविडेंसेस थे, इन्हें चेक नहीं किया गया। मैंने जो एसपी साहब है उन तक भी ये बात पहुंचाई। अब ये क्या होता है, अक्सर ये प्रॉब्लम अटक जाती है कि जब आप आईओ के बारे में सीधे शिकायत लेकर कोर्ट चले जाते हैं तो अक्सर इसके अंदर वो यही कहते हैं कि आपने एसपी साहब को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये प्रक्रिया है, साधारणतया प्रक्रिया, तो इसलिए आप एसपी साहब के पास जाएँ, अगर वहाँ कमी रह गई तो फिर कोर्ट तुरंत एक्शन लेता है। अब आपने अगर इसको एक्शन में लिया तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा से होगी, आपके एविडेंसेस उसके साथ अटैच किए जाएंगे, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा, और तब तक के लिए वो जो केस है वो रोकना मजबूरी हो जाएगी जिसके आधार पर झूठी एफआईआर लिखी गई थी। यानी उसको केस को चाहे वो कोर्ट भी पहुंचा चुके हो तो भी एक बार 167 में अगर कार्रवाई हो रही है तो उसको रुकवाया जा सकता है, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जब भी इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो जाते हैं तो चलता हुआ केस रोकना पड़ता है।
अगर वो कोर्ट में भी है तो मान लीजिए आप पे 376 का मुकदमा लगा हुआ है या 498 का मुकदमा लगा हुआ है तो रुक सकता है। अब मज़े की बात यह है कि कई बार ट्रायल कोर्ट्स इसमें भी लापरवाही बरत जाते हैं कि वो अक्सर इसके अंदर आपकी बात को समझते समझते केस तो दर्ज कर लेते हैं, मगर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं पाने का बहाना करके और पुलिस वालों को बरी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा, या तो सेशन कोर्ट या फिर आपको हाई कोर्ट तक अपील करनी होगी। हाई कोर्ट तक जाते जाते ये मामला वैसे भी आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या क्या कमियां आपके केस में छूट रही है। अक्सर कई बार होता है जल्दबाजी में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करने के लिए जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट छूटते चले जाते हैं, पर धीरे धीरे जैसे पॉइंट्स आने लगते हैं तो वो अपील स्ट्रांग होती चली जाती है। और हाई कोर्ट जाने के बाद जब बात क्लियर हो जाती है तो आपको मज़े की बात यह है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रॉपर होती है। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एसपी साहब को भी बाकायदा बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर, और अक्सर आपने आजकल कई वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर एसपी को तलब किया गया। जो एमपी हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लाइव वीडियोस यूट्यूब पे चलते रहते हैं, उनमें कई बार देखा होगा कि एसपी तक को तलब किया गया कि भाई इतनी जल्दबाजी क्या थी इतना झूठा केस बनाने की, और आपके आयु साहब जो है इतना जल्दी में क्यों कर रहे हैं। सब समझ में आता है, रिश्वत खा के कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, जो कि होंगे 100% होंगे, तो मैं अश्योर कर रहा हूँ पुलिस वाला नप जाएगा और सामने वाली पार्टी भी जेल जाएगी, वर्दी उतर जाएगी उस पुलिस वाले की। ये बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत पुलिस वाले जेल गए हैं जो अवेयर पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस तरह के केसेस ज़्यादा लड़े बजाय उस झूठे केस को। उस झूठे केस को लड़ने से फ़ायदा भी क्या है बताइए। 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज करके सोचिए कि उस झूठे केस को लड़ने से फ़ायदा क्या है। लड़ने से उस केस को फ़ायदा है जो आप पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है, तो आप उसको ही फंसाइए ना जो लगा रहा है। कानून का जानकार होकर भी कानून का दुरुपयोग करे तो ये तो भ्रष्टाचार में आ गया ना। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या प्रेरणा मिली कि अब अपने केसेस में आप क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू।